सौ बात की एक बात यह है कि दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध के खत्म होने का इंतजार कर रही थी, तो जापान और चीन के बीच तनाव की खबरें आनी शुरू हो गई। ज्यादातर पब्लिक तो यह जानती नहीं कि चीन और जापान की भी तनातनी रहती है और ताइवान पर चीन अपना दावा ठोकता है, यह तो शायद सब जानते हैं, लेकिन जापान का इसमें रोल क्या है यह कम लोग जानते हैं। लेकिन यह सबके लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जापान की नई प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करने की सोचेगा तो जापान को भी अपनी सेना उतारनी पड़ सकती है ताइवान की रक्षा में। अब तक तो यह अमेरिका कहता था, लेकिन जापान की प्रधानमंत्री ने भी कह दिया तो सब चौंक गए, क्योंकि यह समझने वाली बात है कि जापान तो युद्ध की बात करता ही नहीं। दूसरे विश्व युद्ध में जापान हार गया था, तो उसके बाद उसने अपने संविधान में ही यह लिख दिया था कि वो युद्ध में शामिल नहीं होगा, बल्कि कुछ साल पहले तक तो वो सेना भी नहीं रखता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने ही जापान में मिलिट्री अड्डे बना रखे थे। तो अब जो जापान की प्रधानमंत्री ने कहा, उसके पीछे की पूरी कहानी फिर क्या है? तो पहले तो यह जान लीजिए कि ताइवान जो है वो पहले जापान में था। जापान में था मतलब जापान के कब्जे में था। 50 साल तक ताइवान पर जापान का कब्जा था, मतलब ताइवान जापान का हिस्सा हुआ करता था। दूसरी वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है ये, 50 साल तक। लोकेशन आप नक्शे पर देखोगे तो जापान के बड़े टापुओं से तो ताइवान दूर दिखता है, लेकिन 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर दिखता है। तो ऐसा लगता है कि जापान में ताइवान कैसे था, लेकिन जापान के कई टापू बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। जापान का एक द्वीप समूह है जिसका नाम है योनागोनी द्वीप समूह, वो वहां से ताइवान सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। तो चीन की ताइवान से दूरी है 130 और जापान के टापुओं से ताइवान है 110 किलोमीटर दूर, यानी जापान ताइवान के बहुत पास है। तो 1894-95 में क्या था, जापान बहुत शक्तिशाली था। चीन में राजवंश था, वो कमजोर था। जापान ने कोरिया पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी और जापान और चीन के बीच फिर जंग हो गई। चीन हार गया, युद्ध में जापान जीता। तो 1895 में शिमोनोसेकी संधि नाम का एक समझौता हुआ। चीन हार गया था, उसको ताइवान और पेंगू द्वीपों को जापान को सौंपना पड़ा। उस समझौते में यह हुआ कि भैया अच्छा, ताइवान और पेंगू द्वीप जो हैं वो आपके हुए। तो ताइवान जापान का हिस्सा बन गया और पूरे 50 साल तक हिस्सा रहा। 1895 में यह हुआ था, क्योंकि 94-95 में जंग हुई, 95 में ताइवान जापान को मिला। तो 1895 से 1945 तक, दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक 50 साल तक ताइवान पर जापान का कब्जा था। जापान ने ताइवान में सब कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाई, उसका हिस्सा हो गया था। सड़कें, स्कूल, बिल्डिंग सब बनवाया उसने। लेकिन वहां के लोग मन से जापान के साथ नहीं हुए थे। वो ज्यादातर चीनी मूल के थे, वो जापान के कब्जे के खिलाफ थे। ताइवान के लोगों ने तो विद्रोह में एक अपनी सरकार घोषित कर दी थी, रिपब्लिक ऑफ फॉर्मोसा नाम से अपनी अलग सरकार घोषित भी कर दी थी। लेकिन जापान की सेना बहुत ही क्रूर सेना मानी जाती थी, उसने विद्रोह को कुचल दिया। हजारों लोग मारे गए। जापान की सेना की जो बात है ना, आज जापान जैसा दिखता है, जापान बिल्कुल वैसा नहीं था। उसकी जो सेना है उसकी तो क्रूरता की ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि पूछे मत। उसकी सेना की क्रूरता तो कहते हैं कि सारी हदें पार कर देती थी जापान की। तो जापान ने क्रांति को, विद्रोह जो हुआ वहां पर, उसको कुचल दिया और जापान ने ताइवान पर अपना राज चलाया। दूसरी वर्ल्ड वॉर से पहले 1937 में, 1937 में जापान ने फिर चीन पर बड़ा हमला कर दिया। और चीन में क्या था, चीन में अंदर लड़ाई चल रही थी, अंदर दो धड़े बने हुए थे। तो चीन पर जापान ने हमला कर दिया, जापान ने चीन पर कब्जा कर लिया, बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, चीन पर ही, पहले ताइवान पर तो था ही। और ऐसी क्रूरता की कहानियां लिखी गई कि पूछिए मत। जापानी फौज ने चीन में लाखों लोग मार डाले थे। चीन में उस वक्त अपने घर के झगड़े भी चल रहे थे। एक तरफ थे कम्युनिस्ट, उनके नेता थे माओ, वही माओ जिनको अब सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने कैसे थ्योरी दी थी कि सत्ता बंदूक के दम पर हासिल की जाती है। आज भी हिंसक क्रांति करने वाले माओवादी कहलाते हैं ना, वही माओ उस वक्त चीन में कम्युनिस्टों के नेता थे। और दूसरा धड़ा था केएमटी यानी कुओमिंतांग पार्टी का, उसके नेता थे चियांग काई शेक। ये दोनों आमने सामने थे, माओ और चियांग काई शेक, कम्युनिस्ट और केएमटी। तो चीन
अंदर से ही दो धड़ों में बटा हुआ था, ऊपर से जापान ने हमला कर दिया, कब्जा कर लिया। तो उस वक्त दोनों धड़े फिर जापान के खिलाफ एक हो गए और दोनों ने मिलकर जापान से लड़ाई लड़ी। 1943 में जब ये जंग चली रही थी, दूसरी वर्ल्ड वॉर चली रही थी, काहिरा में समझौता हुआ अमेरिका, ब्रिटेन और चीन का, और ऐलान किया गया कि ये जो वर्ल्ड वॉर चल रही है, जो वॉर चल रही है, जापान को विश्व युद्ध में अगर हरा दिया जाएगा तो उसके बाद ताइवान चीन को वापस मिलेगा। ये बाकायदा समझौता हुआ, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन लड़ रहे थे ना वर्ल्ड वॉर, तो भाई अगर हम जीत गए तो चीन को ये दे देंगे। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम फेंक दिया था, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, जापान हार गया, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। जापान को ताइवान छोड़ना पड़ा और ताइवान सौंप दिया गया चीन को। कौन से चीन को? रिपब्लिक ऑफ चाइना को, ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना जो था वो KMT की सरकार थी। दो धड़े थे ना, एक कम्युनिस्ट और एक KMT। तो KMT की सरकार जो थी वो चीन पर उसका राज था और चीन था रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको ताइवान दे दिया गया। यानी वो सरकार थी जिसके खिलाफ माओ की कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही थी। लेकिन ताइवान के लोगों ने फिर KMT की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पहले जापान के खिलाफ कर रहे थे, फिर KMT के, अब रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार आई, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और हजारों ताइवानी इसमें मारे गए। फिर इतिहास में आया 1945 में ये रिपब्लिक ऑफ चाइना था पूरा। 1949 का मोड़ आया, 1949। चीन में क्या हुआ? गृह युद्ध खत्म हो गया, माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने KMT को हरा दिया। अब जो चीन था उस पर कम्युनिस्टों का राज हो गया और माओ ने जो KMT ने ROC बनाई थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको बदल दिया और बना दिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। तो कम्युनिस्ट शासन आ गया चीन में, वो PRC बन गया चीन ROC से। यही है आज का चीन जिसकी स्थापना माओ ने की थी। लेकिन जो KMT पार्टी थी, जो उससे पहले 4 साल थी, 45 से 49 तक, चांग काई शेक की, वो और उनके समर्थक ताइवान भाग गए। उनका कहना था असली चीन वो है। तो जो ROC को माओ ने हटाया, रिपब्लिक ऑफ चाइना को माओ ने हटाया चीन से, उन्होंने ताइवान में उसी ROC की सरकार स्थापित कर दी और वो ताइवान हो गया रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये हो गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी चीन के अंदर जो लड़ाई थी दो धड़ों की, उसमें कम्युनिस्टों ने चीन में अपनी सरकार तो बना ली, मुख्य पूरे जमीन पर, दूसरे धड़े ने छोटे से ताइवान में अपनी सरकार बना ली। तो चीन ही दो हिस्सों में बढ़ गया। मुख्य भूमि पर PRC, मुख्य भूमि कहलाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कम्युनिस्ट चाइना, और ताइवान पर ROC, जो पूरा पहले ROC था, रिपब्लिक ऑफ चाइना था, वो सिर्फ ताइवान रह गया, रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब दोनों दावा कर रहे थे कि वो ही असली चीन है। अब तो चीन का मतलब सिर्फ वही PRC वाला ही हो गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही हो गया। लेकिन ये तब की बात हो रही है जब ये खदेड़ दिया था कम्युनिस्टों ने KMT को ताइवान में। यानी जो माओ ने बनाया वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहां अब शी जिनपिंग की सरकार है, और ये चीन कहता है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, वहां का एक प्रांत है, जबकि ताइवान कहता है कि वो अलग है, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अब नाम कर दिया है ROC ताइवान, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान, और वहां लोकतंत्र है। पहले अमेरिका ने रिपब्लिक ऑफ चाइना का साथ दिया था, यानी ताइवान वाले सरकार का साथ दिया था, वहां अपना 7वां बेड़ा भेजा ताकि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो PRC वाला चाइना, मुख्य चाइना जो है, वो ताइवान पर हमला ना कर सके। लेकिन ये 1971 आते आते संयुक्त राष्ट्र में भी चीन के रूप में PRC वाले चाइना को ही जगह मिली कि असली चीन वही, मुख्य भूमि तो वही है, तो उसको ही चीन मान लिया गया। जो ये ताइवान वाली जो सरकार थी, इसको हटा दिया गया। तब तक UNO में वही चल रहा था कि असली सरकार ये है, उसको नहीं मान्यता थी। 1971 में उसको मान्यता मिल गई। 1972 में तो अमेरिका ने भी कम्युनिस्ट चाइना यानी PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दे दी, और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना को, ताइवान को जो साथ था, वो छोड़ दिया। जापान ने भी 1972 में PRC के साथ संबंध बना लिए, लेकिन जापान ने ताइवान के साथ अनौपचारिक व्यापार जारी रखा। इस बीच हुआ गया कि ताइवान ने इकोनॉमी में चमत्कार कर दिया।
अब चीन गरीब था, जिसको चीन मान लिया फिर दुनिया ने, यूएनओ ने मान लिया, अमेरिका ने मान लिया कि यही चीन है, वो गरीब था। ताइवान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने शुरू हो गई, वो अमीर होता चला गया, उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, वहां लोकतंत्र लागू किया गया। मुख्य चीन गरीब, ताइवान अमीर होता गया। जापान का ताइवान से पुराना रिश्ता था, 50 साल तक शासन ही किया था जापान ने तो। लेकिन ये तब की बात। अब हाल के सालों में क्या हुआ है कि अब चीन की ताकत बढ़ती गई है। अब चीन गरीब देशों वाला चीन नहीं रहा, तो जापान को भी चिंता होने लगी, क्योंकि ताइवान के पास ही जापान के योनागुनी द्वीप हैं, जो ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर हैं। तो अब जब जापानी संसद में वहां की प्रधानमंत्री ने कहा कि ताइवान पर चीनी हमला जापान के लिए जीने मरने का संकट हो सकता है, तो इसका मतलब था ऐसे में जापान अपनी सेना भी भेज सकता है। तो यह पहली बार इतना साफ कहा गया। पहले जापान सिर्फ चिंता जताता था कि ताइवान पर जो चीन की नजर है उस पर चिंता, अब चिंता से आगे बढ़ गई बात, अब वाकई चिंता हो रही है। तो ये जब जापान ने कहा, इस पर चीन भड़क गया, उसने भी ऐलान कर दिया कि जापान हस्तक्षेप करेगा तो उसको आक्रमण माना जाएगा। चीन की सेना ने चेतावनी दे दी कि जापान को कुचल दिया जाएगा अगर उसने कुछ हरकत की तो। दुश्मनी पुरानी है उनकी, बहुत क्रूरता की जापानी सेना ने, माफी भी मांगी, लेकिन चीन मानता ही नहीं है कि जो उन्होंने माफी मांगी वो दिल से मांगी है। तो अब चीन ने धमकी दे दी कि जापान को कुचल दिया जाएगा अगर उसने कुछ हरकत की तो। और अब खबरें हैं, जापान ने योनागुनी द्वीप पर मिसाइलें तैनात करने की योजना बना ली है, यानी ताइवान से 110 किलोमीटर दूर जो उसके द्वीप हैं वहां पे मिसाइल। आर्थिक युद्ध तो शुरू हो ही चुका है। चीन ने जापान की यात्राओं पर अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी है। 5 लाख से ज्यादा टिकट कैंसिल हो गए हैं, एयरलाइंस ने रिफंड दे दिए हैं, जापानी फिल्में हटा दी गई हैं, जापान के सी फूड पर बैन लगाने की आशंका है। यानी तनाव पूरा बना हुआ है और पूरी दुनिया की नजरें भी बनी हुई हैं इस तनाव पर। इसलिए यह सबको जानना जरूरी है कि वहां क्या हो रहा है, और उससे बड़ी बात, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। 100 बात की एक बात।